गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केस टेकिंग के छोटे छोटे बातों को हम लोगों ने ध्यान रखने का कोशिश किया था और आज हम लोग इसी क्रम में जो डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग शॉर्टकट की बात करते हैं, कुछ ऐसा लक्षण को खोजने का कोशिश करते हैं कि अच्छा तुरंत दवा मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग रिपोर्टरी में एलिमिनेटिंग सिम्टम्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी क्रम में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय डॉक्टरों के बीच में रहा है वह थर्मल्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन रहा है। तो केस टेकिंग के दौरान ये थर्मल्स को खोजना, रोगियों का तापक्रम, टेम्परेचर या उसका बॉडी का जो हीट है, लाइफ का जो हीट स्टेटस है, उसको जानने का प्रयास हमेशा सभी लोग करते हैं, प्राइम इम्पोर्टेंस के रूप में किया जाता है। और यह अक्सर हम लोगों के लिए उपयोगी भी है और हम लोगों को मदद भी करता है और दवा के पास में हम लोग पहुंच भी सकते हैं अगर ये जनरल और सही तरीके से देखा जाए। तो कहा जाता है कि मनुष्य जो है सो एक होमोथर्मिक एनिमल है, यानी कि होमोथर्मिक मतलब कि वार्म ब्लडेड है, यानी कि एक ही टेम्परेचर हम लोगों के शरीर में रहता है, एक ही टेम्परेचर रहता है, होमोथर्मिक या वार्म ब्लडेड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, उनका टेम्परेचर मौसम के, वातावरण के टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। ठंडे के मौसम में ठंडा हो जाएगा, गर्मी के मौसम में गर्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का जो टेम्परेचर जो है सो एक नॉर्मल, एक मेंटेन रहता है। और ये थर्मो रेगुलेशंस जो है सो हम लोगों के जो प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, हम लोगों का हाइपोथैलेमस में, उसके द्वारा मैनेज्ड होता है। और टेम्परेचर जो है सो हर एक जो लोगों का अलग अलग टेम्परेचर होता है, थोड़ा बहुत भिन्नता सभी में होता है, एक जैसा नहीं माना जाता है। और ये डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सेलुलर और बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसा है ना। तो जो थर्मल के माध्यम से जो हम रोगी में देखना चाहते हैं वह है कि उसका टेम्परेचर, उसका बायोकेमिकल रिएक्शंस और सेलुलर रिएक्शंस कैसा है, माने वातावरण के साथ में जो रिएक्ट करने की क्षमता या उसके प्रतिरोध करने की क्षमता या प्रतिक्रिया करने की क्षमता कैसी है, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं होम्योपैथिक दवा को चुनाव करने के लिए। क्योंकि मोटा मोटी हम लोग पूरी होम्योपैथिक दवा को अगर 3 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। एक तो होता है जो इसको हम लोग हॉट रेमेडीज बोलते हैं, दूसरे को कोल्ड रेमेडीज बोलते हैं, और तीसरा होता है एम्बीथर्मल, मतलब कि जो हॉट भी है कोल्ड भी है, दोनों है। तो हम लोगों को इस दवा के पास में अगर पहुंचना चाहते हैं, और ऐसे भी दवा के पास पहुंचने के बजाय भी अगर इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस खाना खाते हैं, उसके शरीर में टेम्परेचर का क्या बाहर का प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों को जानने का ज़रूरत पड़ता है। और इसके लिए केस टेकिंग के दौरान इस बात को हम लोगों को खोज के निकालना चाहिए। ये थर्मो रेगुलेशंस जो है, थर्मो रेगुलेशंस ये शरीर का एबिलिटी है जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को एक बाउंड्रीज के अंदर में, एक लिमिट के अंदर में हम लोगों को के शरीर को बनाए रखता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस, तो हमारा होमोस्टैसिस कैसा है, इस बात को भी हमको जानना जरूरी है केस टेकिंग के दौरान। नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग आमतौर पर अपने लाइफ में हम लोगों ने देखा है वह 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जिसको कि 98 या 98.60 फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर में माना जाता है। ये औसत है ना। औसत कहने का मतलब कि सभी में आप ऐसा नहीं देखिएगा, किसी में 96 से लेकर के 98 तक
98 98.5 तक ये वैरी करता रहता है। तो ये तो एक है कि स्टेटस देखने के लिए, है ना। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्री नर्व्स एंडिंग, है ना। स्किन के चमड़े के त्वचा जो है उस पर बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के नर्व्स हैं। एक हीट रिसेप्टर कहते हैं जो कि गर्मी को नापता है, गर्मी को रिसीव करता है। एक कोल्ड रिसेप्टर होता है जो कि ठंडे टेम्परेचर को नापता है। तो ये हीट रिसेप्टर और कोल्ड रिसेप्टर जो है सो दोनों को हम लोगों को अध्ययन करना है रोगी के साथ में। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी हीट जो है सो का जो मतलब क्या होता है, यह डिपेंड करता है। इसको एवरेज अगर आप निकालने चाहिएगा, मीन बॉडी टेम्परेचर, तो कहते हैं कि बॉडी हीट कैपेसिटी इक्वल टू बॉडी मास इनटू टिश्यू स्पेसिफिक हीट। बॉडी का जो मास है पूरा, उसका वैल्यू वजन है, इनटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे टिश्यू स्पेसिफिक हीट, और with the latter being constant or given to the body composition, ये आपका बॉडी हीट कहलाएगा। और बॉडी हीट का जो चेंजेज होता है यह बॉडी टेम्परेचर को एस्टिमेट करने में हम लोगों को मदद मिलता है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए टेम्परेचर बॉडी और हर एक पेशेंट का। और आज देखिए कोरोना के समय में एक आम प्रक्रिया धारणा बन गया है कि हम लोग हर एक पेशेंट जो हम लोग के क्लिनिक में आ रहे हैं उनके हम लोग बॉडी टेम्परेचर को देख रहे हैं। और इस दौरान हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि सभी के बॉडी टेम्परेचर अलग अलग आ रहे हैं, और एक लेवल है जहाँ की उसे स्वस्थ बॉडी टेम्परेचर माना जा रहा है और उसके बाद में गर्म बॉडी टेम्परेचर माना जाता है। बॉडी रिस्पॉन्स टू कोल्ड, हमारा शरीर जो है सो ठंडे से कैसे रिस्पॉन्स करता है। पहले होता है क्यूटेनियस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, लोअर स्किन टेम्परेचर, और उसके बाद में आपका कंडक्टिव कनेक्टिविटी हीट लॉस होता है, और वह जो है सो निर्भर करता है कि वातावरण में टेम्परेचर कैसा है और आपका स्किन का सरफेस कैसा है। आप रोगी को जब आपके पास में आते हैं तो सबसे पहले उसके स्किन के टेक्सचर को देखना जरूरी होता है। किसी आप छू करके भी देखेंगे तो सबका स्किन का टेक्सचर अलग अलग दिखलाई पड़ेगा। तो उस स्किन के टेक्सचर से, उसके बनावट से, उसके सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, ये जान करके आप उसके बॉडी टेम्परेचर, उसको छूने के बाद में आप आपका बॉडी टेम्परेचर हीट है, उस बॉडी हीट से अगर देखने का कोशिश कीजिएगा तो वह उसका कंपैरेटिवली वह अलग नज़र आएगा, है ना। एक समान नहीं आता है और हर एक रोगी के साथ में यह अलग अलग आता रहता है। इसलिए बॉडी हीट, बॉडी रिस्पॉन्स टू कोल्ड, उसी तरह से बॉडी रिस्पॉन्स टू हीट, है ना। इसमें क्या होता है, जब हीट से रिस्पॉन्स करना होता है तो पसीने के ग्लैंड्स जो होते हैं, स्वेट सिक्रेशंस, पसीना का जो निकलना चालू होता है, और आपको मालूम होगा कि 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स है हम लोगों का। 3 मिलियन स्वेट ग्लैंड है जो कि पसीने प्रोड्यूस करते हैं, और उसका रेट क्या है, 2 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 2 लीटर पसीने आपके शरीर से निकल सकते हैं, और ख़ास करके गर्मी के मौसम में, और आप काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, ये नॉर्मल है ना। 2 लीटर पसीने आपके शरीर से पानी निकल सकता है, और वह बॉडी जब हीट से रिस्पॉन्ड करता है, हीट के साथ में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जब ज़्यादा बॉडी हीटेड होता है तो पसीना निकलना ज़्यादा होता है। इसीलिए रोगी के अंदर में हम लोग पसीने के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर पसीना, कोई कहता है कि थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो पसीना निकलता है, किसी को पसीना निकलता ही नहीं है ना, किसी को पसीना निकलता ही नहीं। तो इस तरह से आपका जो अध्ययन है, और इसके लिए रिलेटेड रूब्रिक्स आपको रिपोर्टरी में मिल जाएंगे। इससे संबंधित रूब्रिक्स जो हैं सो रिपोर्टरी में हैं, और आपको खोजने में सहायता मिलेगा, और आप इसको थर्मल एप्लीकेशंस में दवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक और होता है इमोशनल स्वेटिंग, यानी कि हम लोग जब किसी भावना में हो जाते हैं उस समय में हम लोगों के शरीर से पसीना आने लगता है,
यानी कि जैसे मान लीजिए आप डर गए तो डर के मारे पसीना आने लगता है, या आप काफ़ी गुस्से में हैं तो उससे पसीना आने लगता है, खुशी में पसीना आने लगता है, परीक्षा में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस समय प्रत्याशा में कि क्वेश्चन सही होगा गलत होगा, चिंता के कारण पसीने आने लगेंगे। इसको कहा जाता है इमोशनल स्वेटिंग। और यह थर्मल स्वेटिंग से विपरीत है। यह थर्मल स्वेटिंग जो हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर के कारण, उससे नहीं कोई मतलब होता है, यह निर्भर करता है उसके इमोशंस के आधार पर, ठीक है ना। तो वहां पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस और वैसो डायलेशंस, ये दोनों जो है सो इमोशंस के द्वारा भी मैनेज होता है, और उसके कारण आपके में पसीने का आना जाना भी निर्भर होता है। तो एक हो गया इमोशनल स्वेटिंग हो गया, और एक हो गया फिजिकल स्वेटिंग, है ना। तो इमोशनल स्वेट यानी मेंटल से मन के द्वारा पसीना आना, आपके माइंड के प्रभाव के कारण पसीना आना। दूसरा होता है शरीर के एक्टिविटी के कारण पसीना आना। ये दो चीज को हम लोगों को पेशेंट के अंदर में खोजने का कोशिश करना चाहिए। जब हम लोगों का जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम, अगर ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो प्रभाव होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कारण का जो प्रभाव होता है, उसे थर्मल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हमारा इंडोक्राइन सिस्टम उसमें मदद करता है। लाइन कट, इसमें भी कट, हाँ आ गया, ये तो आ गया। हाँ, सो और इसे आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता रहता है और बॉडी का जो हीट प्रोडक्शन उसे बनाए रखता है। डॉक्टर हैनीमैन जब सिंकोना ऑफिसनल्स का प्रूविंग कर रहे थे तो उन्होंने भी हीट सेंसेशन को, चमड़े पर हीट सेंसेशन को ऑब्जर्व किया था सिंकोना में, और उन्होंने इस चीज डॉक्टर हैनीमैन ने हीट सेंसेशन को महसूस किया था, और फीवर एंड चिल सेंसेशन इसकी बात उन्होंने किया था। तो डॉक्टर हैनीमैन भी इसके महत्व को अनुभव किए और अपने मेट्रिया मेडिका में हीट और चिल के विषय में काफ़ी विस्तार से ये लिखा। वो सिंकोना के प्रभाव के कारण शरीर के अंदर में जो बदलाव आ रहा है उसको जानने का अध्ययन किया, और डॉक्टर हैनीमैन इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाना है और एग्जैक्ट मिनिमम बनाना है, उसमें आपको टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, थर्मल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और दवा को सिलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल में वार्म एग्रेवेशंस, एम्यूलेशंस, ओपन एयर, कोल्ड एयर, ये इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 83 से लेकर के 93 फॉरिन में। तो ये हम लोगों के ऑर्गेनन के हिसाब से दवा को चुनाव करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हमारा मेडिसिन जो है सो का थर्मल कैपेसिटी क्या है। इस बात को डॉक्टर हम लोग हमारे होम्योपैथी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि इसका जो इंडिविजुअलाइजेशंस में, केस के इंडिविजुअलाइजेशंस में इस थर्मल का बहुत बड़ा रोल है ना, इस थर्मल कैपेसिटी का रोल है। थर्मल फॉर्म्स द फिजिकल जनरल ऑफ द पेशेंट, ये फिजिकल जनरल का लक्षण के रूप में, एक लक्षण के रूप में ले सकते हैं, जो आपको रोगी को अलग करने में मदद कर सकता है और डिफ्रेंशिएट दवा को फाइनल दवा के पास में पहुंचने में मदद कर सकता है ना। ये डॉक्टर हैनीमैन का अध्ययन है। कहा जाता है कि peculiar symptomatology in terms of the hot and cold remedy होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में है, हर एक दवा के अंदर में पिकुलरिटी है, और ड्यूरिंग द ड्रग सिलेक्शन थर्मल मॉडलिटी ऑफ द पेशेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एक्सिस।
दवा चुनाव करते समय में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सिस के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में यह होता है। इसलिए केस टेकिंग करते समय में बहुत सारे रूब्रिक्स आपके हैं। लैक ऑफ वाइटल हीट है ना, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड इजिली, ये है। रोगी बोलता है कि हमको जैसे ही मौसम बदलता है ठंडा लग जाता है, जैसे ही ये होता है गर्मी का मौसम होता है, तो यानी कि वह आदमी का जो रूप है टेम्परेचर को मेंटेन करने का वह लूज कर जाता है, खोद बैठता है, और हो जाने के कारण वह एनिमल के टेम्परेचर कैपेसिटी में यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो जाता है। जो आदमी मनुष्य जो है सो वार्म ब्लडेड एनिमल है, वह डिजीज अवस्था में या पर्सनैलिटी के आधार पर या बिहेवियर के आधार पर वह कोल्ड ब्लडेड एनिमल के रूप में व्यवहार करने लगता है। यह अगर आप जान जाते हैं तो आपको इस बात का भी जानकारी मिल जाता है इसके अंदर में मेंटल सिम्टम्स का कितना डोमिनेशंस है और फिजिकल सिम्टम्स का कितना डोमिनेशंस है। अगर मेंटल सिम्टम्स का डोमिनेशंस है तो आपका दवा का चुनाव जो है सो एक अलग तरीका लेगा, और फिजिकल सिम्टम्स का डोमिनेशंस है तो दवा का चुनाव एक अपना अलग तरीका लेगा। इसलिए इसको है, और इसका जो है खाली हीट एंड कोल्ड, खाली ठंडा अच्छा लगता है कि गर्मी अच्छा लगता है, कौन मौसम में ठीक रहता है, इतनी बातों से आकलन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको पसीना है, उसके लिए उसके काम करने का तरीका है, उसके लिए इसका इमोशनल वैल्यू क्या है, सभी को नज़र में ध्यान में रख करके ही आप हीट एंड कोल्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो बहुत बाद में चल करके डॉक्टर हैनीमैन के बाद में चल करके जिप्सन मिलर ने इस पर विशेष अध्ययन किया, और हम लोग कहते हैं कि हैनीमैन साहब को तो हम लोग फाउंडर कहते ही हैं, लेकिन जिप्सन मिलर का स्थान, आपको डॉक्टर जिप्सन मिलर का स्थान जो है सो होम्योपैथिक वर्ल्ड में हॉट एंड कोल्ड रेमेडी के फाउंडर के रूप में माना जाता है ना। तो इन्होंने थर्मल सेंसेशन को, उन्होंने थर्मल मॉडलिटीज को बताया और पेशेंट के एज ए होल के रूप में और यह गाइड करने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का एक विशेष अध्ययन का विषय है, और हम लोगों को इस चीज़ का दिमाग में रखने का कोशिश करना है। हम लोगों का जो फुल बॉडी थर्मल इमेजिंग करके आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि खास करके थायराइड के स्क्रीनिंग से, सेरेब्रोवास्कुलर स्क्रीनिंग से, अगर कोई थायराइड के पेशेंट हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, अगर कोई गैस्ट्रिक के पेशेंट्स हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, कोई कैंसर के पेशेंट हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, हार्मोन इम्बैलेंस अगर होगा तो अलग होगा, वेन्स में थ्रोम्बोसिस होगा तो वहाँ पर अलग होगा, नर्व पैथोलॉजी होगा तो अलग होगा, ब्लड का सर्कुलेशन, अर्थराइटिस, ये सारे हैं। और एक बात और है थर्मल में कि हमें सभी जगह पर बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है ना। अगर और आपके क्लिनिकल इवैल्यूएशंस में जब आप रोगी का केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो उनको आपको ये देखना चाहिए कि शरीर का कौन सा भाग ज़्यादा गर्म रहता है और कौन सा भाग ज़्यादा ठंडा रहता है। और ख़ास करके किसी रोग अवस्था में, जैसे बुखार की अवस्था है और बुखार के समय में रोगी आके कहता है और आप उसके सर को छू करके देखते हैं तो वह काफ़ी गर्म है, पसीन काफ़ी हॉट, आग के जैसा गर्म है, लेकिन उसके तलवे और उसके पैर जो हैं सो आपको ठंडे नज़र आ रहे हैं। तो ये कोल्डनेस ऑफ द फीट ड्यूरिंग द हीट, ड्यूरिंग द फीवर एक अच्छा रूब्रिक्स बन जाता है। यहाँ पर हीट थर्मल आपको देखिएगा टेम्परेचर। इसी तरह से रोगी का एक गाल गर्म है, दूसरा गाल ठंडा है, नाक जो है ये टिप्स जो है सो काफ़ी ठंडा है, हाथों की उंगलियाँ काफ़ी ठंडा है, यानी कि हीट के समय में बॉडी का ठंडापन। उसी तरह से अगर उसे बहुत जाड़ा लग रहा है या चिल सेंसेशन है तो उस समय में उसका कोई ना कोई भाग बहुत गर्म नजर आएगा, अपोजिट एरिया पता चलता है। इसलिए यह बॉडी का लाइफ सेविंग डिवाइस भी बोलते हैं। गर्मी में शरीर को ठंडा लाने का जरूरत पड़ता है और गर्मी में ठंडा में शरीर को गर्म रखने का जरूरत पड़ता है।
तो बॉडी प्रयास करता है ना, जब बदलता है टेम्परेचर, खास करके वातावरण के प्रभाव के कारण, तो बॉडी, अगर ठंडे का मौसम है तो शरीर क्या कोशिश करता है कि आपके बॉडी को गर्म रखे, और गर्मी का मौसम है तो ठंडा रखने का कोशिश करता है। ये दोनों प्रयास चलता रहता है। और उसी तरह से जब बीमार की अवस्था होती है, रोग का आक्रमण होता है, तो उस समय में भी हम लोग अपने शरीर के अंदर में उसी के अनुरूप अगर हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर को बनाने का कोशिश करते हैं। तो यह व्यवस्था अगर आप रोगी के साथ में रखेंगे, देखेंगे तो हमें जानकारी होगा कि हम लोगों का कितना बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है ना। डॉक्टर हेनीमैन ने इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट्स पर काफ़ी फोकस किया है, और उनका प्राइम जो हम लोग को मूल सिद्धांत जो कहते हैं उसमें है कि इंडिविजुअलाइजेशंस, और इंडिविजुअलाइजेशंस के लिए आपको स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स का जरूरत पड़ता है। और यह इंडिविजुअल पिक्यूलियर सिम्टम्स के तहत आपका थर्मल रिएक्टिविटी, बॉडी का थर्मल रिएक्टिविटी को भी डॉक्टर हेनीमैन ने प्राथमिकता दिया है। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर हेनीमैन इसको एक महत्वपूर्ण इंडिविजुअलाइजिंग फैक्टर्स मानते थे। उसी तरह से डॉक्टर केंट ने जो मेंटल जनरल को काफ़ी प्राथमिकता दिया है, उन्होंने इमोशनल मैटर को ज़्यादा महत्व दिया है, और इमोशनल हीट पैटर्न को, इमोशंस के कारण आपके शरीर में हीट पैदा होता है, और इमोशंस के कारण आपके शरीर में ठंडा पैदा होता है, ठीक है ना। इमोशंस के कारण हीट का पैदा होना और इमोशंस के कारण ठंडेपन का पैदा होना, ये दोनों अवस्था हम लोगों को है। तो डॉक्टर हेनीमैन के हिसाब से भी और डॉक्टर केंट के हिसाब से भी आपका जो इमोशनल, ये बॉडी टेम्परेचर जो है, सो एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और डॉक्टर बोगर, जो कि जनरलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स की बात करते थे और पैथोलॉजी की बात करते थे, उन्होंने कहा कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वह आपका वेरिएशन होता है। तो सभी ऑथर, सभी स्टालवर्ड्स आपको हीट और कोल्ड का इम्पोर्टेंस हम लोगों के लिए बताया है, और इसका विस्तृत अध्ययन अगर आप करने की आदत डालते हैं तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कुछ सहूलियत हो जाता है, बहुत कुछ राहत मिल जाता है, और आपको दवा के आकलन में आपको दिक्कत नहीं होती है। और आज के वर्तमान में समय में डॉक्टर सहगल हैं, डॉक्टर राजन शंकरन हैं, ये लोग भी अपने अपने तरीके से गाइडिंग सिम्टम्स के रूप में सहगल साहब मेंटल सिम्टम्स की बात किए थे, राजन शंकरन भी आपको थर्मल की बात किए थे, डॉक्टर विजयकर भी बात करते हैं थर्मल का, और वो थर्मल पर ज़्यादा इम्फेसिस दिया करते हैं। तो आपके पूरे होम्योपैथिक समुदाय में इसकी मान्यता है, और आपको इस मान्यता के तहत अपनी मान्यता बनानी है, और अपनी मान्यता के समय में इस बात को ध्यान में रखना है कि कितना हद तक, किस हद तक हम लक्षणों का उपयोग करेंगे, किस हद तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होता है कि किस हद तक हम लक्षणों का उपयोग करते हैं। क्योंकि किसी की बात को मानने के बजाय वास्तविकता को जानना ज़्यादा जरूरी होता है। किसी की बातों को अगर में हम फंसने का से अच्छा है कि उसकी अपनी जो वास्तविकता जो आपके सामने में है वही सही होता है। तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि सभी सिचुएशंस में आपको हॉट एंड कोल्ड मिल ही जाएगा, है ना। आपके प्रयास के बावजूद सभी सिचुएशंस में सभी पेशेंट को आप हॉट एंड कोल्ड के आधार पर नहीं भी कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं कर सकते हैं तो उतना डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि नहीं। क्योंकि यह इसके कारण कि अब हम दवा कैसे चुनेंगे ऐसा नहीं है, एक और भी रास्ते, क्योंकि हमारा जो मल्टी डाइवर्सिटी है और उसके माध्यम से हमें दवा जो है सो अलग अलग ढंग से भी मिल सकता है। दवा खोजना एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन यह कला का जो आधार है
वह आपका केस टेकिंग है। और इस केस टेकिंग के दौरान आपका नज़र होना चाहिए उन बातों पर जो कि आपके प्रिंसिपल और सिद्धांत को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। आपके सिद्धांत को पूरा करने के लिए जो बात जरूरी होता है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए और केस टेकिंग का मेन पर्पस भी हम लोगों ने देखा है और अभी तक हम लोग महसूस किए हैं, यहाँ पर हम उसके वास्तविकता पर पहुंच जाएं। एक अथाह सागर से एक बूंद जल के माध्यम से हम पूरे सागर का आकलन करना चाहते हैं, है ना। जैसा मैंने बताया था कि मनुष्य जो है का लाइफ जो है सो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ी पुस्तक है और सारे पन्नों को पढ़ना संभव नहीं है। अगर सारे पन्नों को आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके थीम को अंडरस्टैंड करके हम अपनी धारणा उस रोगी के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। ये थर्मल रेमेडीज है। तीसरी बात जो हम लोगों ने हॉट एंड कोल्ड के बाद में हमने कहा, एक कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो कि आपको हॉट एंड कोल्ड बोथ होते हैं, ठंडा से भी बढ़ जाता है, गर्म से भी बढ़ जाता है ना। रिएक्टिविटी जो है सो बोथ दोनों का कारण होता है। तो जिप्सन मिलर ने एक क्लासिफिकेशंस करके एक छोटा सा ग्रुप बनाया है दवा का, और एक उस ग्रुप में तीन ग्रुप में दवा है। एक ग्रुप को हॉट रेमेडीज ग्रुप कहते हैं, दूसरे को कोल्ड कहते हैं और तीसरे को वैसा रेमेडी कहते हैं जो कि हॉट एंड कोल्ड दोनों है। ये बहुत छोटा सा दायरा है। डॉक्टर जिप्सन मिलर का दायरा जो है सो बहुत ही लिमिटेड है, और लिमिटेड है अगर उसको लेकर के चलिएगा तो आज का जो रिपर्टरी सिस्टम है वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा। इवन केंट रिपर्टरी को आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा अगर जिप्सन मिलर के उतनी ही दवा को लेकर के चलेंगे तो अबे हमें इस समय ये होता है कि हम लोग केंट रिपर्टरी में उन रूब्रिक्स को खोजने का कोशिश करें जो कि इससे रिलेटेड हो, है ना, इससे रिलेटेड हो। जैसे जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे और पर्टिकुलर चैप्टर्स में जाएंगे तो दोनों जगह पर आपको हीट एंड कोल्ड से मिली हुई बातें मिलेंगी। वार्म एग्रावेट, है ना, कोल्ड एग्रावेट्स, वार्म बिकमिंग एग्रावेट्स, वार्म बिकमिंग एग्रावेट्स, वार्म एयर एग्रावेट्स, है ना, लॉस ऑफ द वाइटल हीट, है ना, लैक ऑफ द वाइटल हीट। शरीर में वाइटल हीट है ही नहीं, है ना। वाइटल हीट का मतलब क्या होता है? वैसा हीट जो कि शरीर के तापाक्रम को बनाए रखता है। तो लैक ऑफ वाइटल हीट बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, और यह शरीर के टेम्परेचर को नहीं बनाए रखेगा तो पेशेंट कैसा रहेगा? वो काफ़ी कोल्ड पेशेंट। तो एग्जैक्ट कोल्ड सेंसेशन वाला पेशेंट को लैक ऑफ वाइटल हीट के अंदर में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो धारणा है, ये तरीका जो है सो हम लोगों का अध्ययन का तरीका होना चाहिए। इसे हम लोग काफ़ी दवा के पास में पहुंच सकते हैं। एक थर्मल रिएक्शंस और होम्योपैथिक फिलॉसफी के का एक जो रिलेशनशिप है होम्योपैथिक है, उसके अंदर में एक ही बात है, वह है आपको पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन। और निश्चित रूप से हॉट पेशेंट के लिए आपको हॉट रेमेडीज है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दवाएं जो कि डॉक्टर जिप्सन मिलर के लिस्ट में हॉट रेमेडीज कही गई है और या कोल्ड रेमेडीज कही गई है, बाद के रिपर्टरी में, जैसे आप सिंथेसिस रिपर्टरी का जो नया संस्करण है उसमें जब आप जाइएगा तो आपको लगेगा ये दवा तो जिसको हॉट जिप्सन मिलर ने कहा वह कोल्ड भी है और जिसको कोल्ड कहा वह हॉट भी है। कहने का मतलब है ये दवा का जो स्वरूप है, अध्ययन है, जिप्सन मिलर से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जिप्सन मिलर के लिमिट से काफ़ी बढ़ चुका है। जिप्सन मिलर जिस जमाने में काम किए थे उस समय दवाओं की संख्या बहुत कम थी, और उन्हीं दवाओं के आधार पर, और ख़ास करके उन दवाओं को जो उन्होंने अपने प्रैक्टिस में यूज किया था, अपने पहले वाले लोग कल्पना के आधार पर किताब नहीं लिखा करते थे, अनुभव के आधार पर लिखा करते थे, और उस अनुभव को ही उन्होंने संकलन किया है।
इसलिए जिप्सन मिलर के लिस्ट को फाइनल लिस्ट मत मानिएगा। जिप्सन मिलर के लिस्ट से भी बाहर निकलने का कोशिश करना है और वर्तमान जो चेंजेज आ रहे हैं, नए चेंजेज को आपको अनुपालन करना है। यह आपको होम्योपैथी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। अब आप होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में देखेंगे 3 टाइप के थर्मल सेंसेशंस आपको मिलेगा। एक है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेज, अकॉर्डिंग टू द डाइटिक चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, भोजन का खाना खाने के कारण भी बॉडी में टेम्परेचर आता है। फिर हॉट एंड कोल्ड एग्रीवेशंस है, ये पर्टिकुलर और जनरल लेवल पर मिल सकता है। तो रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका में इसका बिखरा हुआ है, लक्षण जो है सो अलग अलग जगहों पर बिखरा है। हॉट रेमेडीज है, चिली रेमेडीज है और एम्बीथर्मल रेमेडीज है। ये इस बात से निर्भर करता है कि वह कहाँ कैसा उसका ये है, ठीक है ना। तो ये बात हम लोगों को दिमाग में रखना ज़्यादा जरूरी है। जनरल जो हॉट है और पर्टिकुलर हॉट, जनरल हॉट मतलब कि पूरे जीवन से जुड़ा हुआ हॉट, पेशेंट एज ए होल, और पर्टिकुलर हुआ उसके ऑर्गन से या पर्टिकुलर क्लाइमेट से, ऑर्गन और पर्टिकुलर क्लाइमेट से। तो टॉलरेंस ऑफ द हीट विद द पर्सन कंपैरिजन टू द सेम इन्वायरमेंट, उसी इन्वायरमेंट में, वातावरण में सबको ठंडा लग रहा है, आपको गर्मी लग रहा है, गर्मी सबको लग रहा है, बाकी को ठंडा लग रहा है। ये दोनों जो अवस्था जो है सो आपको जनरल इन्वायरमेंट की बात आती है। पर्टिकुलर हो जाता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड। तो आपका केंट रिपोर्टरी या सिंथेसिस रिपोर्टरी, इसके अंदर में बहुत सारे दवाओं का जिक्र किया है। और जो थर्मल रेमेडी को एनालाइज करना है कि ये थर्मल रेमेडीज है, इसके लिए इन्वायरमेंटल के इंक्रीज और डिक्रीज सेंसेशंस को ज़्यादा समझना है। हीट एज कंपेयर टू द अदर सेम क्लाइमेट कैन बी सेफली टेकन एज द हॉट रेमेडी, एंड कोल्ड एज कंपेयर टू द अदर्स इन द सेम क्लाइमेट कैन बी सेफली टेकन एज ए चिली रेमेडी। सो इंक्रीज हीट और डिक्रीज हीट दोनों जो है सो आपको ये टॉलरेंस, इसको कहते हैं गर्मी को सहने की क्षमता, है ना। तो 2 तरह का होता है, इंक्रीज टॉलरेंस और डिक्रीज्ड टॉलरेंस। इंक्रीज टॉलरेंस का मतलब हो गया आपका सहन शक्ति बहुत बढ़ गया, और डिक्रीज टॉलरेंस बहुत घट गया। कोई पेशेंट तो ये टॉलरेंस को खोजने के लिए क्या होगा, पेशेंट से जब आप बात करते होंगे तो आप देखेंगे कि उसकी टॉलरेंस की, उसकी सहने की क्षमता कितनी है, किस बात को, वह इम्पेशेंट कितना है ना। ये सहने की क्षमता से पता चल जाता है, क्योर इंडिकेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को दिमाग में रखना है। और ये रिपोर्टराइजेशंस में केस मैनेजमेंट के लिए आपका आता है। एक और थर्मल रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए होता हुआ बिहेवियरल टेम्परेचर रेगुलेशंस, आपका बिहेवियर, है ना। और खास करके एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज टेम्परेचर इन्फेंसी में से लेकर के प्यूबर्टी तक, बच्चा से लेकर के प्यूबर्टी रीजन तक जो बॉडी टेम्परेचर जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर कुछ घट जाता है, और उसके बाद में ओल्ड एज आते आते और भी टेम्परेचर घट जाता है ना। तो ये बिहेवियरल टेम्परेचर, इसको कहते हैं लाइफ सिचुएशनल टेम्परेचर रेगुलेशन। उसके बाद में अगर कोई रोगी जो है सो शारीरिक काम ज़्यादा परिश्रम करता है, कोई रोगी मानसिक काम ज़्यादा परिवर्तन करता है, तो उसके बिहेवियर में, उसका लाइफ सिचुएशंस के कारण उसके अंदर में जो परिवर्तन आते हैं वह उसके बिहेवियरल चेंजेस के कारण आते हैं, या उनके जीवन के लिए एक अच्छा जानकारी हो जाता है। तो ये बिहेवियरल टेम्परेचर, तो हर एक क्षेत्र से आप बिहेवियर को देखेंगे, उसके लाइफ स्टाइल को देखेंगे, उसके काम करने के ऑक्यूपेशंस को देखेंगे, कार्य शैली को देखेंगे। तो ये आपको टेम्परेचर को आकलन करने के लिए, तो हम लोग जो कहते हैं कि केवल एक तरीके से खाली ठंडा है कि गर्म है, इससे नहीं होता है। इतना से ये पूरे केस टेकिंग का निचोड़ है। हॉट एंड कोल्ड रेमेडी जो है सो निचोड़ के तहत हम लोग लाते हैं, और इस निचोड़ को निकालने का काम आप जब पूरे केस टेकिंग करेंगे तो ये होगा। इसलिए डॉक्टर जिप्सन मिलर ने कहा है
कि हमारा जो अप्रोच है दवा के प्रति वह पूरे इंडिविजुअल फीचर्स को देखने के बाद होगा, डिस्टिंक्टिव। और मैन इन द सिक, बीमार की अवस्था में उस मनुष्य कैसा है, अगर ये देखेंगे तो आपको थर्मल रेमेडीज का की ओर में इंडिकेट इशारा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों का जो अध्ययन है, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास से यह जानने का कोशिश किया है कि हम लोगों का थर्मल रेगुलेशंस किस तरह का होना चाहिए, कैसा है, और यह आपको दवा के चुनाव में काफ़ी मदद करेगा। तो आज का इस लेक्चर को हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे और हम अगले क्लास में लास्ट क्लास केस टेकिंग का होगा और